का वेलकम बैक है मेरे चैनल में। और मैं आप सभी को अब मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन सब्जेक्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। MCO डबल टू ये सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब्जेक्ट जो है वो न्यूमेरिकल प्लस में थ्योरी है। बात आती है सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे क्या न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए वैसे तो न्यूमेरिकल आता ही है इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल की वेटेज जो है वो बहुत कम होती है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये मैंने खुद से सेट बनाए हुए हैं। ये सेट कह लीजिए, इसमें PYQ भी इंक्लूड है। जो लास्ट 3 इयर्स 2 इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो है। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है तो लास्ट 2 इयर्स जो क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं। तो देखिए ये लास्ट ईयर का पेपर है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन कहा गया मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35। आपको मीन दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई देखिए यहाँ पे मिसिंग है। और साथ के साथ क्वेश्चन में कहा गया मीडियन और मोड निकालिए जब वाई आ जाए। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, नो डाउट आप 20 मार्क्स इसमें बड़े आराम से पूरे कर सकते हो अगर आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल करेक्ट है तो उस केस में आपके 20 मार्क्स तो पूरे हो जाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेंगे। फिर इसके बाद और नीचे आते हैं तो एक क्वेश्चन और देखिए, 7th का बी पार्ट, जिसमें 7th के बी पार्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा गया है। तो नो डाउट स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे 10 मार्क्स यहाँ हो जाएंगे। तो 30 मार्क्स आपको अगर पूरे करने हैं तो यहाँ पे आप न्यूमेरिकल कर देना। बाकी 70 मार्क्स के लिए आप थ्योरी अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप इस न्यूमेरिकल के साथ अगर इसकी थ्योरी करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, और छोड़ देते तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 10 में से 8 तो देगा ही। बाकी जो थ्योरेटिकल है यानी 40 नंबर, 40 से 35 तो कम से कम पूरे हो ही जाएंगे आपके। 35 36 पूरे हो जाएंगे यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल को लेके चलते हो, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये थ्योरी जो है इसके सॉल्यूशंस प्लस में, ये क्वेश्चन तो है ही, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी है आपका लास्ट ईयर पेपर आया था। इसमें कोई न्यूमेरिकल तो दिख रहा नहीं है मुझे। अच्छा हाँ, ये न्यूमेरिकल है। इसमें मीन कहा गया, वेरिएंस कहा गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया है। तो इससे ये तो समझ में आता है सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है, एक एक चीज़ समझना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो का लिंक मिलेगा जहाँ पे मैंने सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, समझाया हुआ है। वहाँ से आप कर लीजिए, आपके न्यूमेरिकल कंफर्म हो, पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन के साथ PYQ भी करवा रखा, बाकी इसका PYQ मैं अभी करवा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये अभी मैं करवा देता हूँ, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करना था। फिर उसके बाद सारे थियोरेटिकल आए हुए हैं, 20 मार्क्स में यही आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इतना कर लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप फॉलो कीजिए और उस लिंक को समझिए, उससे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे या आप खुद ही कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका सोल्यूशन ला रहा हूँ, सोल्यूशन देख लीजिए एक बार। आप सभी बच्चों को, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो एसवाल से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, रेगुलर से कर रहे हैं, इवन किसी भी कॉलेज से आप अगर पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये जो वीडियो होने वाली है बिजनेस स्टैट्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स को जो समझेंगे वो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। कहने का मतलब ये, जो कि कहते हैं ना जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब ये है जहां पे आपको स्टैट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, 1 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रल टेंडेंसी और आपका डिस्पर्जन दोनों के दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 आवर। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, जिस टाइम के अंदर अगर किसी बच्चे को मैं ये कहूँ, अगर कोई बच्चा 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी
और डिस्पर्सन। तो कितनी बड़ी बात हुई, कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हर कोई जानता है ग्रेजुएशन के एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, एनी 5। अगर आप उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर ले रहे हो इस वीडियो से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स जो हम समझने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से समझेंगे, स्टैट्स क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। आगे जो जो चीजें आती है, क्योंकि एग्जाम का कुछ पता नहीं होता। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, लेट सपोज आप बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस लेवल के पूछ लेता है, लेकिन आप बीबी कर रहे हो तो बेसिक लेवल पे पूछेगा, और एमकॉम कर रहे हो तो और ज्यादा एडवांस पूछेगा, मेन मेन चीजें पूछेगा, और एमबीए कर रहे हो तो यहाँ भी एडवांस बीकॉम लेवल तक पूछ लेता है। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज आपको क्लियर भी होनी चाहिए। और दूसरी बात यार, ये नोट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे नोट्स लग रहे हैं देखने में ना, मन मतलब बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, खुद से नोट किए हैं और फिर इसको कन्वर्ट किए हैं, मानोगे नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन दैट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक और डेटा फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं बात को समझते हैं कि स्टैट्स होती क्या है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में पूछेंगे, समझेंगे। बेटा स्टैट्स कुछ नहीं होती है। स्टैट्स का मतलब होता है एक नंबरों का बहुत बड़ा एक जाल बना हुआ है, बहुत सारे नंबर्स हैं और वो सारे नंबर्स एक जगह दिए गए हैं, एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं। अब उस नंबर्स पे एनालाइज करना है, उस नंबर पे कुछ टूल्स यूज करके उनकी कैलकुलेशन करनी है, कुछ प्रेजेंटेशन करनी है, अलग अलग तरीके से एनालाइज करना। यानी अगर आपके पास कहीं भी नंबरों का इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी को स्टैट्स कहते हैं। कुछ नहीं होता। स्टैट्स का मतलब सिंपल सा है, जहां पे नंबर्स आ गए और नंबर बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो वो नंबरों को एक जगह इकट्ठा कर लो, वही स्टैट्स होता है। तो स्टैट्स मीन दैट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक और डेटा फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म में या डेटा की फॉर्म में। डेटा का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीजों की डेटा। ऐसा भी नंबर उल्टे सीधे नंबर दिए हुए, किसी में नंबर एज का दिया हुआ है, किसी का वेट का दिया हुआ है, नहीं। डेटा का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हेडिंग है, उसके बारे में पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि कहीं किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का मतलब ये पॉपुलेशन में वो पूरी पॉपुलेशन की ही डेटा होगी, ठीक है। उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं वो दिया गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है डेटा प्रेजेंटेशन इन 3 फॉर्म्स। सीधी सी बात है, अगर आप डेटा की बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात यहां पे खत्म हो रही है, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर स्टैट्स की बात करते हैं कि नंबर अगर एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वो सारे के सारे स्टैट्स होते हैं, या डेटा की फॉर्म में नंबर कलेक्ट किए गए। अब बात आती है डेटा की फॉर्म में, तो डेटा है क्या। डेटा वही है, एक पर्टिकुलर हेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में, दैट इज डेटा। और डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, सारा खेल इसी का ही है। सारा खेल इसी का ही है। स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ सारा खेल डेटा का होता है। तो डेटा की बात करें तो डेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं। डेटा जो प्रेजेंट किए जाते हैं वो 3 फॉर्म में किए जाते हैं। फर्स्ट इज टेक्सुअल, और सेकंड इज टेबुलर, और थर्ड इज ग्राफिकल या डायग्रामेटिक फॉर्म। टेक्सुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है। टेक्सुअल फॉर्म का मतलब होता है जहां पे ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। स्टैट्स में टेक्सुअल का मतलब है टेक्स्ट में लिखे होंगे कि इसका इतना खर्चा था, इसका इतना पैसा था, इसको इतना देना था, इतना मतलब हमें बताया गया होगा। कुछ लोग थे उनकी पॉकेट मनी ये दी हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कहा गया होगा, बट इसका ज्यादा यूज नहीं होता। आते हैं सीधा टेबुलर फॉर्म का, यही मेन है। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है जिससे हम एक टेबल की फॉर्म में डेटा को दे देते हैं। जब डेटा इधर उधर होती है तो उस टेबल की फॉर्म में उठा के रख देते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, मोस्ट यूज कंप्यूटिंग स्टैटिकल टूल्स। अगर स्टैटिकल टूल्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई करोगे। चलिए आगे देखते हैं। टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म क्या होती है। टैबुलर फॉर्म ज्यादातर कई टेबल की फॉर्म में होती है, लेकिन मेन जो टैबुलर फॉर्म देखी जाती है वो होती है सीरीज टेबल। सीरीज का मतलब क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और वो नंबर जो है एक लाइन में दिए गए हैं, दैट इज सीरीज। सीरीज का मतलब कुछ नहीं होता। सीरीज का मतलब इतना ही होता है, एक लाइन में आप खड़े हो, दैट इज सीरीज। इधर उधर खड़े हो तो वो सीरीज नहीं है। तो सीरीज की बात करें तो सीरीज 2 तरीके की होती है बेटा। सीरीज यहाँ पे 2 तरीके की होती है। सीरीज कौन कौन सी 2 सीरीज होती है। पहली सीरीज जो होती है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज।
इंडिविजुअल, जिसे अनग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, अकेली होती है बेचारी। अकेली सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, और जो बेचारे जो ग्रुप में होती है, जो ग्रुप में घूम रहे हैं भैया, ऐसे लोगों को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है। पहले इंडिविजुअल की ओर फोकस करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है भैया? सिंगल सीरीज लाइक ओनली एक्स सीरीज। अगर मैं आपके पास इंफॉर्मेशन एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स इतनी इतनी वैल्यू है, तो वो समझ जाना एक्स मान के चलते हैं, एक वेरिएबल मान के चलते हैं, उसी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, सिंगल सीरीज। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मार्क्स जो है बच्चों के 10, 20, 30, 40, 35, 10 और फिर अगेन 30 और फिर 40। तो ये बार बार कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। तो ये नंबर जो दिए गए हैं एक लाइन में दिए गए हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। एक लाइन में दिए हैं, लेकिन कंप्लीट सीरीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं। वैसे तो हमें दिख रहा है 2 हैं, 30 लाने वाले भी 2 हैं, 40 लाने वाले भी 2 हैं, 20 लाने वाला 1 है, 35 लाने वाला 1 है। तो बात ये नहीं होती है, कि बात ये होती है कि इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म होता है इंडिविजुअल सीरीज। आगे हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? यहाँ पे 2 सीरीज दी गई होती है। एक वेरिएबल होती है जिसे आइटम सीरीज भी कहते हैं। वेरिएबल, आइटम्स ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे लिख सकते हो आप आइटम्स, ओहो आइटम्स, आप लोग लिख लीजिएगा आइटम्स सीरीज। तो आइटम सीरीज होती है, यानी आइटम के बारे में, कोई भी आइटम हो गया, मार्क्स एक आइटम है, वेजेस एक आइटम है, ये सब आइटम्स की बात करता है। तो आइटम्स वेरिएबल्स की बात करेगा तो एक सीरीज वेरिएबल होगी, दूसरी सीरीज होगी उसी वेरिएबल के बारे में बताया गया होगा, कितने नंबर्स में है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मार्क्स दिए हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और मार्क्स के बारे में स्टूडेंट्स भी बताए गए। वाओ क्या बात है, ये तो कंप्लीट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया, मार्क्स 10 है और उसके बच्चे भी 5 है, यानी 10 मार्क्स लेने वाले टोटल 5 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लेने वाले 10 है, 30 लेने वाले 12 है, 40 लेने वाले 20 है, 50 लेने वाले 15 है, 60 लेने वाले 8 है, 70 लेने वाले 6 है। तो मेरा कहने का मतलब ये, सबसे ज्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ही आगे आप सीखोगे मोड वैल्यू, इसी को मोड वैल्यू कहते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। सो ये सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं 20 स्टूडेंट्स हैं जो 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स गेन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पे कंटिन्यू करते हैं भाई, कंटिन्यूस सीरीज पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 सीरीज होती है। पहली सीरीज यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं होगी, किसी चीज के बारे में स्पेसिफाई नहीं करेगा, वो रेंज दे देगा कि भैया 0 से लेके 10 नंबर तक लाने वाले बच्चे इतने, यानी 0 से 10 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 सब आ जाएंगे भैया। तो ये रेंज वाली सीरीज होती है, रेंज वाली सीरीज, जहां पे एक सीरीज रेंज की होती है जिसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। और सेकंड जो सीरीज होती है, सेकंड तो आपको पता है, जो क्लास इंटरवल दिया हो उसके बारे में बताएगा कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं, यानी सेकंड सीरीज सेम फ्रीक्वेंसी होती है जैसे आपके डिस्क्रीट में होती थी। चलिए अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ मार्क्स दिए हुए हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20 ये रेंज दी हुई है। देखिए पहली सीरीज जो है वो रेंज स्पेसिफाई कर दी है, जैसे ये रेंज मैंने बताया ना, रेंज वाली सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज, उसके बारे में बताया गया इतने बच्चों ने लिया, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे हैं, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने से। एक बात याद रखिएगा, ये सीरीज जो होती है वे एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, इस सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और याद रखना कंटिन्यूस सीरीज में सबसे जो मेन सीरीज होती है वो एक्सक्लूसिव ही होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में बाकी की सीरीज दी गई है तो याद रखना आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस सीरीज को कन्वर्ट करोगे किस सीरीज में, एक्सक्लूसिव में। याद रखना एक्सक्लूसिव सीरीज वो होती है जहां पे लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करते। लास्ट नंबर का मतलब ये 0 से लेकर 10 का मतलब ये है, आप 10 से कम वैल्यू लोगे, 10 के बराबर नहीं लोगे, 10 के इक्वल टू नहीं लोगे, इक्वल टू 10 आप नहीं लोगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड ना करना,
तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 0 को इंक्लूड करेंगे। लोअर वैल्यू इंक्लूड करते हैं, बाकी जो अपर वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हर वैल्यू में, हर में, यहाँ पे भी 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 40 को नहीं करेंगे, यहाँ 50 को नहीं करेंगे। इसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। 5 तरह की सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज में 5 टाइप्स की होती है। देखो ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन होता है, बीकॉम वालों का मैंने देखा है, कई बार सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और यहां तक कि मैं कह रहा हूं इग्नू वाले तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन दे ही देते हैं। वो तो सोचते हैं कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं होगा, साइंस साइड से आया होगा या कभी स्टैट्स पढ़ी होंगी, वो उठा के यही क्वेश्चन देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सीरीज के बारे में मैं बता रहा हूं, वरना आपको मैं बताऊं तो बीकॉम लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल में कोई भी सीरीज के बारे में नहीं बताता, सीधा आपको मेन चीज पे लेके जाता है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूं। अब एक काम कर दो बेटा, बेसिक तो बता रहा हूं, साथ के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे ना बेटा, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोग बहुत बड़े पापी हो, दुष्ट हो, या मान के चलो मेरा यूज कर रहे हो। मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा, बाकी की वीडियो भी तो मिलेगी यार तुम्हें, और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बताऊंगा ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा दूंगा ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन मास्टर हर चीज लेवल पे। कॉमर्स वाले बच्चे भाई सब एक्सपर्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका नाम ही कॉमर्स आचार्य है, याद रखना आचार्य क्या होते हैं। और वैसे भी मैं आईपी कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम रवि आचार्य है और मैं आईपी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। कम से कम 2 से 3 साल हो गए मुझे वर्किंग करते हुए। उससे पहले ड्यू में था, ड्यू में एज ए गेस्ट था, और भी मैंने कई कॉलेज में, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की बात करो तो क्वालिफिकेशन तो बहुत है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बहुत डिग्री है, बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिला तो। चलिए 5 टाइप्स ऑफ सीरीज ओनली, याद रखना ये 5 सीरीज होती है, लेकिन इन 5 सीरीज में एक खास बात होती है। वो क्या होती है, इसकी जो पहली वाली सीरीज होगी ना, वो हमेशा डिफरेंट होगी। पहले वाली सीरीज जो होती है, फर्स्ट सीरीज जो होती है, वो डिफरेंट होती है। सभी में, पांचों टाइप्स की सीरीज में देखो कंटिन्यूस सीरीज जो होती है ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। कंटिन्यूस सीरीज के भी टाइप्स होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। और कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स अगर आपको पता है ना, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, सीख लो, और पता है तो रिवाइज कर लो यार, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, बड़े अटेंटिव होके वीडियो को देखते रहिए। तो कहने का मतलब भाई, यहाँ पे पहली सीरीज जो होती है वो चेंज होती है जितने भी हैं। क्या आपको ये पता था? क्या आपको ये कभी बताया गया था? नहीं बताया गया, लेकिन इस नोट्स के अंदर अच्छे से बताया गया। देखो सब कुछ बताया गया कि इन सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। इन पांचों सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज ही चेंज होती है, बाकी दूसरी तो फ्रीक्वेंसी होती है भाई। दूसरी सीरीज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, बस इसको छोड़ के। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते पहले आते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। सर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, लोअर क्लास इंटरवल की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। 15 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो हो जाती है, ये हो जाती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, इसको इंक्लूड नहीं करते। एक्सक्लूसिव का मतलब है एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है नॉट इंक्लूड। किस वाली वैल्यू को? अपर वैल्यू को, अपर वैल्यू को जहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता, अपर वैल्यू को। ठीक है, अपर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा, हम बात करेंगे भाई, सीधी सी बात करेंगे इंक्लूसिव पे। तो इंक्लूसिव सीरीज क्या है? कहते हैं इंक्लूसिव कहती है कि भाई इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें 10 भी इंक्लूड करेंगे और 14 भी करेंगे, यानी लोअर और अपर दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड, इसको भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इससे नीचे वाली वैल्यू को इंक्लूड किया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें भी इंक्लूड करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी। इसलिए तो इसका नाम है इंक्लूसिव, इंक्लूड करना। लेकिन बात ये आती है, सर आपने बताया कि हर सीरीज को एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। हाँ, तो इसको करने का एक तरीका होता है। अगर ये इंक्लूसिव है तो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, शायद आपको बड़े ध्यान से दिख रहा होगा कि सर हमें ना एक चीज दिख रही है। वो क्या दिख रही है? वो ये दिख रही है कि यहाँ पे वैल्यू जहां पे खत्म हो रही है, वहां से ये शुरू नहीं हो रही है। हालांकि कंटिन्यूस सीरीज की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जहां पे वो एंड होगा वहीं से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। देखो, आप यहाँ देख लो,
यहां भी देख लो। तो एक तरीका है इसको सही करने का। सही करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दो। लोअर लोअर का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू। इसमें से आप 0.5 माइनस करोगे तो ये 9.5 आ जाएगा। और जो अपर वैल्यू है उसके अंदर 0.5 क्या कर दो, ऐड कर दो। बस ऐड कर दिया मैंने। अब यही सिस्टम सब में करो, सब में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये आपकी लास्ट की सीरीज आ जाएगी। ये आसान सा तरीका ये है। अगर आपका ये 14.5 हो गया तो यहीं से स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं करना। और 19 में पॉइंट जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरू करो, और फिर उसके बाद 19 पॉइंट के पास 0.5 लगा दो, फिर इससे स्टार्ट करो, फिर इसके बाद पीछे 0.5 लगा दो। चलिए, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब है ओपनली चलना भाई, ओपन ओपन बात करें, ओपन नाम नाम का होता है। ओपन एंड सीरीज का मतलब होता है भाई साहब मैंने दो चीजें ओपन कर दी है, बाकी की दो खुद ओपन कर ले। ये दो ओपन है, पता चला 10 से 20, 20 से 30, तो अगली सीरीज क्या होगी, 30 से 40। ले भाई, इसने नहीं दिया तो मैं कर लूंगा अपने आप। सर इससे पहले वाली क्या होगी, 10 से 20 है, तो 10 से कम क्या होगा, 10 का गैप है तो 0 से 10। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा 0 से 10, यहाँ पे आएगा 0 से 10, और यहाँ आएगा 30 से 40। अरे यार इतना आसान था। हाँ यार इतना आसान ही होता है ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज तो सब कुछ कहता है, ओपन करके दे रखा, दो चीज खुद से कर ले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। हमारा आता है एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गया। देखो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 0 से 10, और ये 30 से 40 कर दिया ना। बहुत सिंपल था यार। अब आते हैं सीधा मिड वैल्यू सीरीज पे। अब मिड वैल्यू सीरीज जो होती है बेटा, ये मैं आपको बता दूं तो बेटा ऐसा है, मिड वैल्यू सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स दिए गए होते हैं ये एक्चुअली मिड वैल्यू होती है। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में मिड वैल्यू ही लिखता है। तो बात ये आती है कि अगर ये मिड वैल्यू दी गई है तो मिड वैल्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं। मिड वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जो बीच की वैल्यू होती है। अब बीच की वैल्यू का मतलब ये, मिड के मतलब ये होता है किसी दो वैल्यू को डिवाइड करके निकाली गई होगी। यस, बिल्कुल वही होता है। ये अपर लिमिट, ये जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मिड की वैल्यू दी गई होती है, तो इस मिड की वैल्यू को चेंज करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, लोअर लिमिट निकालनी है। सबसे पहले वाली लोअर लिमिट निकाल लो, पहली वाली लोअर लिमिट निकाल दो। मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ, फर्स्ट लोअर लिमिट निकल जाए और सेकंड अपर लिमिट निकल जाए। फर्स्ट लोअर और फर्स्ट की अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना, आपके पास जो मिड वैल्यू दी गई होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। मिड वैल्यू जो दी गई होती है उसमें से यहाँ पे लिख लो, ऐसी अपर वाले में भी लिख लो, लोअर वाली और अपर वाले दोनों में ही मिड वैल्यू लिखनी होती है। जो कि आपके पास कितनी दी हुई है, जरा ध्यान से देखिए, ऊपर दी गई है 5। ये रही आपकी मिड वैल्यू। पहले वाली मिड वैल्यू जो है वो आपको लेनी है यहाँ पे। अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो -1/2 इंटू गैप कर दो, और अपर लिमिट निकालनी तो उल्टा कर दो, प्लस कर दो। सेम 1/2 इंटू में गैप। गैप कितना है सर, गैप कैसे पता चलेगा कि इसके बीच गैप कितना है। आराम से देखो, 5 से लेकर 15 के बीच में गैप कितना दिख रहा है सर, 5 से लेकर 15 के बीच में 10 का है, 15 से लेकर 25 में 10 का है, 25 से लेकर 35 में 10 का है, तो 10 गैप आ गया, 10 का गैप आ गया। तो गैप है जो 10 का वो ले लिया हमने, 5 - 1/2 इंटू में 10, और ये हमारे पास क्या आ गया, 0। सेकेंड वाला क्या गया, 10। तो बस बन गया। पहला क्लास इंटरवल बनने की देरी है। फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगले जो होंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप डायरेक्ट निकाल सकते, लिख सकते हो, या निकालना अगर क्या मन हो तो निकाल लेना, आंसर यही आएगा। एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, और गैप का मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप। ठीक है, जो ये कन्वर्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज। ये तो हो गया था, ठीक है। तो हम लोग आगे चल रहे थे, मिड वैल्यू सीरीज हो गया था। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आता है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया होता है, जहां पे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं 1/1, जहां पे फ्रीक्वेंसी ऐड होती है या तो ऊपर से या तो नीचे से। ध्यान रखना, जहां पे जिस सीरीज के अंदर
याद रखना इस सीरीज के अंदर पहली बात तो ये कि दोनों सीरीज चेंज होगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाली सीरीज से मेन लेना देना है। जो फर्स्ट सीरीज होती है वो लेस देन लिखी होगी, लेस देन की फॉर्म में हो सकती है। दो तरह की सीरीज होती है, देखिए एक तो सीरीज होती है लेस देन वाली, एक सीरीज आपकी होगी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो तरह की सीरीज दी गई होगी। एक लिखा हुआ आएगा लेस देन होता है, लेस देन के दूसरे कई वर्ड होते हैं, बिलो हो गया, लेस देन हो गया, लीस्ट हो गया, ये सब वर्ड जो किए जाते हैं लेस के लिए यूज की जाती है, कम के लिए। तो कम वाली सीरीज होगी और एक ज्यादा वाली सीरीज होगी। तो कम वाली सीरीज में क्या होता है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो चीजें होती है, एक तो कम लिखा हुआ जीरो से लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ऐसे जैसे ये दिया हुआ देखो ये रहा ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये दिया हुआ ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे दिया गया हुआ। और इसके सामने एक सी एफ लिखा हुआ, ये सी एफ दिया गया हुआ। अब जानते हैं सी एफ दिया गया हुआ तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब क्वेश्चन में सी एफ दिया गया हुआ तो सी एफ इस तरीके से दिया गया हुआ कि हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हुआ। फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, बस याद रखना फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, कभी देखना आपको एक चीज दिखाई देगी, वो क्या चीज दिखाई देगी आपको, ये चीज दिख रही है कि जो यहाँ पे सी एफ की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको ये सी एफ दिखाई देगा इंक्रीज हो रहा होगा, 15, 35, 47, 55, ये इंक्रीज हो रहा है। तो सी एफ की पहचान होती है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे लेस देन सीरीज जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, इसमें क्या करते हैं, हम एडिंग तो करते हैं फ्रीक्वेंसी को, लेकिन स्टार्टिंग से करते हैं, ऊपर से करते हैं, ऊपर से वन बाय वन ऐड करते जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, देखो स्टार्ट किया और एंड तक खत्म किया। लेकिन अगर मोर देन हो तब क्या करेंगे, मोर देन हो तब उसमें क्या होता है, उसमें भाई साहब उसमें थोड़ा ध्यान रखना। उसमें जो होता है ना, इन दिस सीरीज वी कैलकुलेट मोर देन सी एफ बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। नीचे से ऐड करते हैं, नीचे से ऐड करते हुए आखिर ऊपर तक चल जाता है। तो इसकी पहचान ये होती है नीचे से, वो होता है ऊपर से, क्योंकि माइनस प्लस तो हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वो अगर ऊपर से ऐड हो रहा है तो ये नीचे से ऐड होगा। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सी एफ में, उल्टा करना है, सी एफ में करना है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो उसमें कन्वर्ट करने का कैसा आसान सा तरीका, लेस देन 10, 20 दे दिया, इसको हमने लिख लिया 0 से 10। पहली सीरीज क्या आएगी, 10 से कम है, 20 से कम है। पहली सीरीज में क्या है, 0 से 10, यानी 10 से कम, 10 से 20, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 में, ध्यान से देखना, 5 में हम लोग 10 को ऐड कर देंगे। पहली वैल्यू तो सेम रहेगी, पहली वैल्यू हमारी सेम रहती है, 5 रहेगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 5 में 10 को ऐड कर देंगे, 15। फिर जो 15 आएगा, 15 में क्या करेंगे, जो वैल्यू दूसरी तीसरी वाली वैल्यू ये वाली, इसको ऐड कर देंगे 35। फिर इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे 35 में, 12 को ऐड कर देंगे 47, और 47 में 8 को ऐड कर देंगे 55 आ जाएगा। मोर देन वाली सीरीज में भैया देख लो आप लोग, मोर देन वाली सीरीज में नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, यानी मोर देन क्या करेंगे, 0। जैसे कि इसने तो उल्टा कर रखा है, इसने वापस वैसे दे दिया है, ऊपर ही सबसे बड़ी वैल्यू दी थी, वैसे 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर से सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, मोर देन 40। देखिए ना, सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है, नीचे नीचे ये नीचे आता है, ये सबसे लास्ट में आता है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 8 में 12 ऐड किया, 12 में 20 ऐड किया, पीछे से 20 में फिर 10 ऐड कर दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, 20 में 10 ऐड कर दिया, 40 में ये 10 ऐड कर दिया, फिर 50 में 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा सही तो है, 20 में 20 ऐड करेंगे, 20 नंबर है, फिर 40 में 10 ऐड करेंगे, फिर 50 में 5 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों का टोटल सेम है। इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, बहुत सिंपल है। तो ये कन्वर्ट हो गया, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ऊपर से खाइए सबको। अब आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब देते हैं, डायग्रामेटिक, आपका तीसरा प्रेजेंटेशन टेबल खत्म हो गया, सीरीज खत्म हो गया, अब डायग्राम आ गया। डायग्राम 3 फॉर्म में होते हैं, याद रखना 3 फॉर्म्स होते हैं। गार्ड कितना अच्छा बना हुआ यार, मन करा, मतलब कितना देख के इतना मन खुश हो गया, ऐसा लग रहा है यार कितना अच्छा, मतलब
कितने अच्छे से ये बनाया हुआ है नोट्स, देखो ना। जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना वो भी सीख जाएगा यहाँ पे स्टार्ट। अगर सच बताऊं तो मेरी ये वीडियो आप 2 बार देख लेना, जिंदगी में कभी स्टैट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। ये 11th के बच्चे होंगे ना वो भी देख लेना भाई, तुम्हारे भी काम आ जाएगी। ये किसी को भी, किसी भी बंदे को स्टैट्स के बारे में नहीं पता, नहीं यहाँ सीख लो। इतने अच्छे डायग्राम बनाए हुए हैं यार। मतलब अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अट्रैक्टिव पीडीएफ है। चलिए देखते हैं डायग्राम को। जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम का मतलब है चित्र दिखाना, चित्र देख के आदमी जज कर देता, हाँ भाई ये तो ऐसा है ऐसा है। मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नंबरों को कैलकुलेट करें। नंबरों को कैलकुलेट करना, टेबल बनाने का झंझट नहीं चाहिए भाई। टेबल बन के आ गई है आपके पास, और टेबल को ऐसे प्रेजेंट करो कि टेबल देखने से पहले डायग्राम देख के समझ में आ जाए सब कुछ। टेबल देखने की जरूरत ना पड़े, पर ये बनेगा टेबल से ही, नो डाउट बनेगा टेबल से ही। लेकिन इसको ऐसा बनाओ ना कि सामने वाला देख के कहे हाँ भाई हमें समझ में आ गया, आगे नहीं समझना। वैल्यू देखेगा, ऊपर नीचे डायग्राम बना दो, उससे पता चल जाएगा हाँ कोई चीज ऊपर गई है, हाँ भाई यहाँ पे लग रहा है ये चीज हमें प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई लाइन ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट ज्यादा है, नीचे जा रही है तो प्रॉफिट कम है। तो ऐसे हम डायग्राम के थ्रू जब डेटा को दिखाते हैं तो ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। देखिए 3 फॉर्म होती है यहाँ पे। एक होती है आपकी ज्योमेट्रिक फॉर्म जो ज्योमेट्री से बनाई जाती है, एक होती है फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें फ्रीक्वेंसी डेटा होती है, और एक होता है टाइम सीरीज लीनियर ग्राफ जो कि आप लोग 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, वो वाला ग्राफ एक्स वाई वाला जो लीनियर ग्राफ होता था वही ग्राफ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। बार डायग्राम बार की तरह बनता है, पाई डायग्राम पाई डायग्राम। इसके अंदर ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर सिर्फ 2 डायग्राम आते हैं। एक आता है आपका बार डायग्राम जो बार के थ्रू दिखाया जाता है, बार में गैप होता है देखिए थोड़ा थोड़ा सब में, और एक होता है पाई चार्ट के थ्रू। पाई चार्ट यानी सर्कुलर डायग्राम जो बनाते थे हम लोग 9th क्लास में 6th क्लास में देखा भी होगा। चलिए अब ये होने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात ये होती है जहां पे क्लास इंटरवल वाला सीरीज होती है, जहां पे वो खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है, इसलिए इसकी खास बात होती है। बार डायग्राम का ही उल्टा जो होता है, बार डायग्राम का ही सेम हिस्टोग्राम होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि इसमें नंबरों के बीच गैप होने की वजह से, ये नंबरों के बीच गैप ना होने की वजह से ये चिपका हुआ होता है, और इसमें गैप होने की वजह से चिपका हुआ नहीं होता है। सेम ऐसे ये एक जॉइंट होके चल रहे होते हैं, सारे के सारे जॉइंट होके। ये पॉलीगन है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, ऐसा बनता है। और ये लास्ट का जो हमारा कर्व है इसे कहते हैं ओजाइव कर्व, ठीक है, ओजाइव कर्व या ओगेव कर्व भी कहते हैं लोग। फिर आता है आपका टाइम सीरीज। टाइम सीरीज और लीनियर ग्राफ जो कि आप लोग बनाते थे 10th क्लास में। देखिए 10th क्लास में डायग्राम बनाया होगा आपने बहुत अच्छा से। तो आपको 2 चीज़ें दी गई होगी, एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट से डायग्राम बनाएंगे। नो डाउट अगर आपको डायग्राम नहीं आता, मैं डायग्राम नहीं कराऊंगा क्योंकि डायग्राम बहुत ईजी होता है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। तो 1% 2% चांसेस होते हैं, तो ये मैं नहीं कराने वाला, ये आप लोग खुद कर सकते हो। 6th 7th क्लास में सिखाया गया है, नो डाउट बहुत ईजी होता है। और अगर आपको सीखना ही है तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सारे डायग्राम होंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर डायग्राम खत्म। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने, क्योंकि बेटा इसमें से ना याद रखना एग्जाम में यहां से कभी ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूं आपने स्टैट्स को 50% सीख लिया है। यही चैप्टर ऐसा है जो बाकी के चैप्टर को इजी बना देगा। यहां पे सारे बेसिक्स होंगे, यहीं पे सारे एडवांस होंगे। बेसिक्स भी यही है, एडवांस भी यही है, और मॉडरेट भी यही है। बस फर्क इतना है कि यहां पे आपने सब चीजें सीख ली ना, तो बाकी चैप्टर तो इजी होने वाले हैं। चलिए देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वैसे सुनने में तो ऐसा लगता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। मेजर का मतलब होता है मापना, मेजर करना, कैलकुलेट करना किसी चीज को। किसको? सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना। तो टेंडेंसी तो छोड़ो, साइड में हटाओ इसको, टेंडेंसी को थोड़ा साइड में कर दो भैया, इसको साइड में करो, इसको हमें नहीं समझना, हमें समझना सेंट्रल को। सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू से।
सेंट्रल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज, एवरेज मीन्स सेंट्रल वैल्यू, जो बीच की वैल्यू होती है, जो एक सेंट्रल में होती है। सेंटर जैसे होता है ना दिल, जो हमारे इंडिया, इंडिया के सेंटर में क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, सेंटर सिटी, सेंटर स्टेट है। आई बात समझ में? तो वो उसका सेंटर है। ऐसे ही कहते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं, उन सभी नंबरों को मिलाकर एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक फिगर दिखाई जाती है जो सभी नंबरों को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज एवरेज। अब मेरी बात है याद, ये यार एवरेज का मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देखा होगा ना एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, किसी में 71 है, किसी में 81 है, किसी में 31 है, लेकिन जब आप उसकी परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज 55 आती है। तो 55 क्या प्रेजेंट करती है, उसमें तो ये भी मार्क्स है जो 81 आए हैं वो भी, और जिसमें 30 आए हैं वो भी। तो बात ये आ जाती है कि एवरेज वो वैल्यू होती है, एक सिंगल फिगर होती है। इससे ये समझ में आता है वो एक सिंगल फिगर है, वो एक सिंगल फिगर है भाई साहब। वो सिंगल वैल्यू जो है वो क्या करती है, सारे नंबर को डिस्क्राइब करती है। वो ये बताती है कि इसके अराउंड में नंबर आए होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो। अब बात ये आती है सर गलत तो होता है, क्योंकि हम 81 किसी सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं, उसको भी 55 में कंसिडर कर रहे हैं, और 30 वाले को भी। तो कम वाले को देख लेना, कम वाले में भी तो ज्यादा बता रहे हैं और ज्यादा वाले में कम बता रहे, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बात यही होती है भाई, बात यही होती है कि एवरेज को हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि ये कम ज़्यादा को बैलेंस कर देती है, बराबर कर देती है, वही एवरेज वैल्यू होती है। हालांकि हमें पता है एवरेज गलत होता है, तभी तो हम डिस्पर्जन सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेज की बात करें तो एवरेज दो तरह के होते हैं, एक मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स तरीके लगाएंगे, और एक पोजिशनल एवरेज होती है। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब होता है जहां पे मैथमेटिक कैलकुलेशन लगा के निकाला जाता है, पोजिशनल का मतलब होता है जहां पे पोजिशन के थ्रू निकाला जाता है। पोजीशन के थ्रू क्या, चलो मैथमेटिक्स के थ्रू तीन एवरेज निकाली जाएगी बेटा, अर्थमेटिक मीन होगी, और एक ज्योमेट्रिक मीन होगी, और एक आपकी जो होने वाली है वो है आपकी हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये तीन मीन होती है, तीनों मीन के बारे में समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। पोजिशनल एवरेज क्या है सर, मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, तीनों चीज़ों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो होती है वो हमारी पोजिशनल एवरेज होती हैं। इनको दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट वन वीडियो में आपको ये चीज़ सिखाऊंगा मैथमेटिकल एवरेज, और पार्ट 2 वाली वीडियो में आपको पोजिशनल एवरेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज जो होती है, इसमें अर्थमेटिक मीन जो होता है, सबसे पहले हम लोग देखें अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन दो तरीके के होते हैं, नो डाउट। अर्थमेटिक मीन दो तरीके के कैसे होते हैं सर, अर्थमेटिक मीन दो तरीके से ये होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और एक होता है वेटेड। अब सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है जो सीरीज इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस होती है, ये सीरीज जो दी गई होगी तो इस पर सिंपल अर्थमेटिक मीन आता है। लेकिन अगर आपको सीरीज में वेट दिया गया है तो वेटेड सीरीज कहलाती है वो, और वहां पे वेटेड अर्थमेटिक मीन मेजर करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन में तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है शॉर्टकट, और एक होता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड जो होता है वो सब में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ ये कंटिन्यूस सीरीज में ही मेथड आता है, बाकी सीरीज में नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, होता तो है लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता, कुछ वजह होती है, वो नहीं सीखे। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड अगर आप कर रहे हो तो सिंपल सा एक चार्ट है ये, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी सारे नंबर को जोड़ दो और डिवाइड कर दो एन से। और शॉर्टकट मेथड कर रहे हो तो ए प्लस में सिग्मा डी अपन में एन, डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस में कोई भी नंबर एज्यूम करो, माइनस करते जाओ। अर्थमेटिक मीन को बार एक्स से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे एन का मतलब होता है टोटल नंबर। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है, सिग्मा एफ एक्स, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई साहब, ये जो एक्स दिया हुआ है ना इसके आगे एफ से मल्टीप्लाई कर दे, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कर दे, बिल्कुल वही करना है। और यहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट सीरीज होती है, तो कंप्लीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी ही नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं, बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला, एक्स की जगह बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, एम रख देना है। तो एम जो होता है, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, वही एक्स ही होता है। और डी तो सेम ऐसे, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस फर्क कितना होगा, डी का मतलब यहाँ पे एम माइनस ए होता है। दूसरा आता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल डी के आगे डैश का निशान लगा दो, डी पे डैश निशान लगा दिया जाता है,
और इनटू में आई करते थे। डी डैश का मतलब होता है एम माइनस ए जैसे करते थे डी, और बस उसको आई से डिवाइड कर दो। और आई का मतलब जो होता है वो होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल, गैप ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जो डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू को लेके चलते हैं। शॉर्टकट मेथड डिवीजन को लेके चलते हैं, जहां पे डिवीजन लिया जाता है, यानी x में से a माइनस कर दो या m में से a माइनस कर दो, दैट इज। और स्टेप डिवीजन कहता है डी डैश ले लो, यहाँ पे बस खत्म कहानी। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक मीन देखेंगे। टॉपिक्स अर्थमेटिक मीन है तो वहां पे सिंपल अर्थमेटिक मीन आएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे सारी सीरीज में, करेक्ट अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, मिसिंग आइटम और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मिसिंग आइटम्स यानी आइटम या फ्रीक्वेंसी दोनों मिसिंग्स होगी। ज्योमेट्रिक मीन में सिंपल ज्योमेट्रिक मीन आएगा, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अर्थ हार्मोनिक मीन में सिंपल हार्मोनिक मीन भी आएगा, और साथ के साथ वेटेड हार्मोनिक मीन भी आएगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया था, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, तो सिंपल सा है सर, आपने तो बताया था इंडिविजुअल सीरीज में आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, यानी आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड देखने हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर? डायरेक्ट मेथड तो सीधा सा कहता है सारे नंबरों को जोड़ दो, सारे नंबरों का सम कर दो, और सम करके उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ओहो, ये करते हैं, चलिए देखते हैं फिर। यानी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो सारे नंबरों को मैंने जोड़ दिया। चलिए देखते हैं सारे नंबरों को जब जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो सारे नंबरों को जब जोड़ा तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है, सारे नंबरों को सम करने पे, सारे नंबरों का ऐड करने पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 200 आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दी 200, तो यहाँ पे 200 रख देते हैं, और टोटल नंबर को काउंट करते हैं तो ये नंबर टोटल बनते हैं 7। 7 नंबर है, 7 नंबर को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर को क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं 7 से, बस आ गया आंसर। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड में आपको पता है डी निकालना होता है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डी निकालने के लिए एक्स में से 30 को माइनस कर देंगे। तो सीधी सी बात है, एक्स में से 30 को माइनस करेंगे तो पहला तो 20 आएगा, 10 में से 30 क्या 20, 10 माइनस में आ गया ना, माइनस की वैल्यू बड़ी है, 0 10 फिर 0 फिर 20, 50 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। और फिर क्या है, फिर उसके बाद आपका माइनस करेंगे क्या, उसके बाद माइनस करेंगे, अरे भाई तू मान जा, उसके बाद माइनस करेंगे 20, 20 माइनस करेंगे तो -10 ही आएगा। अब इसका सम कर देंगे, सबका सबका सम करते ही सिग्मा डी की वैल्यू आ गई -10। आप भी करके देख लीजिएगा। और जैसे ही आई -10 तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू 30 मानी थी, ए मैंने 30 माना था बेटा, यहाँ देख ले जरा, यहाँ देख ले, ए की वैल्यू क्या मानी है तूने, 30 मानी है। तो ए की वैल्यू जो तूने 30 ली है ना, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दे। तो ए की वैल्यू 30 ले, डी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डी की वैल्यू आई है -10, तो ये रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा और इसको प्लस कर देगा तो ये आ जाएगा। ये डिवाइड इसको ऐसे करते काटा मारते ही तो ये क्या आ जाएगा, ये गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो रखी है, ये गलत है, ये आएगा 1 और 1.428 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.428 माइनस कर दे तो ये तेरे पास आंसर आएगा 28.572 आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं प्लस माइनस में हो तो आप ठीक लिख कर लेना, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है गलती। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करने वाले हैं भाई साहब, डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को, दोनों मेथड से निकालेंगे। जैसे पहला मेथड अप्लाई करते हैं, एक्स सीरीज दी हुई है, एफ सीरीज दी हुई है, तो दोनों को मैंने लिख लिया, एक्स को लिख लिया, ये एक्स है और ये एफ है, सीधा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, और इन वैल्यू को 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। चलिए ये काम अच्छा हुआ। अब क्या करो, एक्स को, पहला मेथड तो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर, डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल होता है, वो कहता है अर्थमेटिक मीन निकालना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो हम देख लेते हैं, सिग्मा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी, और सिग्मा एफ की वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसी को एन कहते हैं। तो बस कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल था, हो गया। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी
अपॉन में n की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए इसके लिए d की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो d निकालते हैं। d निकालने के लिए x में से एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, यानी x में से जो नंबर एज्यूम करेंगे वो है 30, ये वाला नंबर हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये नंबर माइनस किया तो -20 आया, पहले का -10, फिर प्लस का 10, फिर 20, ये करके देख लीजिएगा। और f को d से मल्टीप्लाई कर दो, f को d से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट फॉर ये आ जाएगा। बस प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास -50 वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना आपको, ये -50 आपको यहाँ रख देना है फॉर्मूले के अंदर, और डिवाइड में 55 जो है, और ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.09। आई थिंक यहाँ से भी यही आ रही है, यहाँ से भी यही आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगा भाई। अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो भाई, मैं रिप्लाई दूंगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, समाज सेवा हो रही है, ठीक है। बस सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो, पीडीएफ फ्री में दूंगा। अगर मेरे वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, सारे स्टैट्स के पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए, वरना यहीं से आपको देखना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, मार्क्स दिए गए हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय तीनों मेथड से, तीनों मेथड से निकालना। तो क्लास इंटरवल लिख लिया, एफ लिख लिया। सबसे पहले एम निकाल लो। एम निकालने के लिए क्या करो, क्लास इंटरवल में लोअर और अपर दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, बस आ गई वैल्यू ये। तो ये वैल्यू यहाँ तक आ गई है, यानी 0 10 प्लस 0 और प्लस 10 डिवाइड बाय में 2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये मेरी 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करके निकाल लिया। और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला नहीं लगाने वाला। गैप देख लो 10 का है तो 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो। बस सिंपली एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया वैल्यू। और इस वैल्यू का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, एफ एम की वैल्यू आ जाएगी 1475 और एन की वैल्यू 55 है। बस इसको उठा के डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने होगा। आंसर आपके सामने है, डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड करे तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है भाई, शॉर्टकट मेथड तो सीधा कहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। डी निकालने के लिए एम में से ए को माइनस करना पड़ेगा। अब चलिए डी ही निकाल लेते हैं, पहले डी ही को ही निकाल के साइड करते हैं। चलिए देखते हैं डी कैसे निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम में से ए को माइनस करेंगे, यानी ए क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग 25। इसको हमने माइनस कर दिया, 25 लिया है। हाँ 25 ले लिया, ठीक है। 25 में से 25 माइनस किया, 20 आ गया, माइनस का 10 आ गया, 0 आ गया, 10 और ये 20 आ गया। अब f को d से मल्टीप्लाई कर दो। f को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। सो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा एफ डी 100 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 100 को 55 से डिवाइड करेंगे, 25 ए माना था, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब हमें एफ डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी को आई से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डी को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डी को आई से डिवाइड कर दो। डी आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आई से डिवाइड करते हैं। आई कितना है, गैप कितना है, 10 का है, 10 का यानी 10 से डिवाइड करेंगे 2 1 ये सब आ गया। फिर एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको वो कर देंगे, एफ डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास एफ डी डैश की वैल्यू 10 आ गई। अब इसी 10 को हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, देखो इसी 10 की वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पर रख दिया 10 डिवाइड बाई 50 और गैप कितना है, आई, जो आई का मतलब होता है गैप, गैप जो है वो आपके पास 10 है तो 10 कर दिया। ये किया, ये आपके सामने आंसर आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों मेथड्स। अब हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर 5 मिनट बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें वेटेड अर्थमेटिक मीन। चलिए करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात करें तो देखो, अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं रेस्ट ले लिया होगा, थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट हो गया होगा, 10 मिनट का। तो अब आ जाते हैं वापस वेटेड अर्थमेटिक मीन पे। सर ये वेटेड अर्थमेटिक मीन होता क्या है, पहली तो बात ये।
एक सिंगल मेथड, मैं कहता हूँ एक सिंगल मेथड, यहाँ पे कोई आपको अलग से मेथड नहीं करनी है। यहाँ पे दो सीरीज होगी, एक एक्स वाली और एक डब्लू वाली, एक एक्स वाली और एक डब्लू वाली। जैसे कि वहां पे देखते थे ना हम लोग, एक चीज देखते थे तो वहां पे एक सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी वाली, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह डब्लू आ गई, रिप्लेस हो गया, डब्लू सीरीज आ गई है। तो एक्स तो वैसी रहेगी, एक्स जो है वो वही, यहाँ पे भी वही है, वही वाली सीरीज है जो वहां पे भी थी, बस एफ की जगह डब्ल्यू रिप्लेस हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये एक सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, एन भी लिख सकते हो। अब बात ये आती है, सर ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में 46% है, स्टैट्स में 67% है, ऐसे इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए गए हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स में मार्क्स आ रहे हैं वो है 58% और कॉस्ट अकाउंटिंग में 72% आए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे ये मार्क्स है। इनकम टैक्स में 53% है। क्वेश्चन कह रहा है इफ डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में डबल वेट हो जाए, मार्क्स का वेटेज जो है डबल हो जाए और स्टैट्स में भी डबल हो जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स है यानी बाकी सारे सब्जेक्ट में 1-1 रहेंगे, इसमें डबल हो जाएंगे। तो वेट तो यहां पे दिया नहीं, लेकिन वेट के लिए हिंट दे दिया है। हिंट उन्होंने क्या दिया वेट के लिए, उन्होंने हिंट ये दे दिया है कि क्वेश्चन में वेट नहीं है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट्स लिख लिए, इंग्लिश लिख लिया, स्टैट्स लिख लिया, सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख लिए और सारे सब्जेक्ट में परसेंटेज जो आई हुई थी वो सारे यहाँ पे लिख लिए 1 by 1। अब वेट हम इसको दे देंगे, इसको जैसा क्वेश्चन कहता है डबल वेट देना है 2 को, इंग्लिश को डबल, स्टैट्स को डबल, तो डबल 2 दे दिया और बाकी सबको 1-1 दे दिया। तो सिंपली क्या करो, एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल होता है ये। वैसे तो बच्चे करते नहीं है, ज्यादातर बच्चों को आता ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे होता तो इजी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्स मीन निकालने के लिए हमारे पास डब्ल्यू दिया हुआ है, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और डब्ल्यू एक्स का टोटल जो आ रहा है 409 आ रहा है और डब्ल्यू का टोटल आ रहा है 7। तो कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर, यू गॉट द आंसर। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं करेक्ट अर्थमेटिक मीन की ओर, ठीक है। थर्ड पार्ट है करेक्ट अर्थमेटिक मीन। करेक्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है वो अर्थमेटिक मीन जो गलती से आपने रॉन्ग निकाल दिया, उसको करेक्ट करना है। तो गलती से यही होगा ना, कोई नंबर आपने गलत ऐड कर दिया हुआ और एक सही गलत नंबर ऐड कर दिया हुआ, तो करना क्या है, उस नंबर को हटा दो और सही नंबर को जोड़ दो। तो सिंपल सी बात। ये क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन में करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय में एन। करेक्ट ये हटा दो, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय में एन होता है, ठीक है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल, देखो आपके पास एक एरर वाला सिग्मा एक्स दिया गया होगा, ये निकाल लेना। सिग्मा एक्स का मतलब है ये नंबरों का टोटल है, टोटल नंबर ये दिए हुए हैं, जो गलत नंबर, इसमें एक नंबर गलत है जो इंक्लूड है, तो उस गलत नंबर को यहां से हटा दो और जो सही वाला नंबर है उसको जोड़ दो, बस आ गया ये। और इसको डिवाइड कर दो, आंसर करेक्ट मीन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 1670, जो अर्थमेटिक मीन है 10 नंबरों का वो 1670 है, ठीक है। वन ऑब्जर्वेशन 1950 वाज रॉन्गली टेकन एज 2000। जरा ध्यान से सुना कि ना 2000 नंबर ले लिए गए, गलती से 2000 नंबर ले लिया गया, ये नंबर गलत नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है और इस रॉन्ग नंबर को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और करना क्या चाहिए था, ये वाला करना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं हम करने क्या करने में। हमने यहाँ पे लिख दिया एन की वैल्यू ये है और सिग्मा मीन की वैल्यू ये है और रॉन्ग आइटम ये है और करेक्ट आइटम ये है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास मेन सिग्मा एक्स होना चाहिए। सिग्मा एक्स निकालने का तरीका बहुत ही सीधा होता है। मीन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। तो कोई बात नहीं, सिग्मा एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मीन तो दिया हुआ है ना, यस मीन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स आ गया। ये गलत वाला सिग्मा एक्स है, गलत वाला, रॉन्ग वाला। तो रॉन्ग वाले में से हम सही करेंगे, इसको सही सिग्मा एक्स लाने के लिए हम जो इस नंबर के अंदर एक गलत नंबर जुड़ा हुआ है उसको हटा दो और सही नंबर को क्या कर दो, जोड़ दो। चलो हटाओ इसको।
अब देखते कैसे करेंगे। 1700 में 2000 गलत नंबर था, ये सही था तो जोड़ दिया, ये नंबर आ गया हमारे पास, और इस नंबर को हमने n, जो n हमारे पास 10 है, उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और बड़े आराम से हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका कंबाइंड मीन, अर्थमेटिक मीन, और इसके बाद अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर आएगा ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। इस क्वेश्चन में कह रहा है n1 x1, यानी इसका मतलब है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। बहुत सारे अर्थमेटिक मीन फैले हुए हैं इस दुनिया में, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हैं। हमने कईयों की एवरेज निकाली है, हमने कर क्लास में, पूरी क्लास में हर बच्चे की परसेंटेज निकाली है। अब उन सभी परसेंटेज को जोड़कर एक एक परसेंटेज निकालनी है, तो उसी को बोलते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो सबके अलग अलग मीन होंगे, तो सारे मीनों को लिख लो। मीन 1, मीन 2, मीन 3 और n1 n2 n3 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि ये टोटल नंबर आ जाएगा। n1 और मीन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल नंबर आ जाते हैं, कुल मिलाकर इतने नंबर आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के। ये इस क्लास के आगे मान लो A क्लास के मार्क्स आ गए, B क्लास के मार्क्स आ गए, C क्लास के मार्क्स आ गए, तीनों क्लास के टोटल मार्क्स आ गए, और टोटल बच्चे कितने उससे डिवाइड कर दो, बस सिंपल हो गया, खत्म। चलिए अब देखते हैं मीन, अगर 3 तक है तो 3 ले लेना, और 4 है तो 4 ले लेना। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विद द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200, 250 एंड 300 हैविंग मीन्स 25, 10 एंड 15। क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, और आप सभी जानते हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन, यानी एन की वैल्यू दी हुई है 200, 250 और 300, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास मीन भी दिया और 25, 10 और 15, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कंबाइंड मीन करने का तरीका क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, एन वन इंटू मीन 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है n1 इंटू में मीन, तो आपने क्या किया यहाँ से, अरे यार कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, चल यहाँ पे देखो, चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कहने का मतलब ये है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया काम खत्म। ये कर दिया, ये आ गया, और ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको इससे डिवाइड किया 750 से, बस 750 से डिवाइड करो 16 आंसर आ जाएगा। सो गॉट इट माई पॉइंट। अब मिसिंग वैल्यू फॉर x निकालना है। ये मान लो कि कहीं x की वैल्यू नहीं है तो कहीं f की वैल्यू नहीं है, जैसे इंडिविजुअल सीरीज होगा तो वहाँ x की नहीं होगी, डिस्क्रीट होगा तो वहाँ f की नहीं होगी, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन वैसा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बस उसमें एक नंबर गायब होगा, उस नंबर को आपको निकालना है। चलिए देखते हैं, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीरीज 14। क्वेश्चन में गए 3 नंबर थे और 3 नंबरों का मीन जो आया है वो 14 आया है, ठीक है। 3 नंबरों का मीन जो है वो 14 है। आगे कह रहा है आगे के 2 जो नंबर है उनका मीन जो है वो 18 है, यानी 3 और 2 कितने होते हैं, 5, लेकिन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, और आपको पांचों नंबरों के मीन निकालने हैं। चलो आप एक काम करो, आपको नंबर तो पता नहीं है कौन से है कौन से नहीं है, आप एक काम करो, ABC 3 नंबर ले लो, और तीनों नंबरों को जब जोड़ दोगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी तीनों नंबरों का सम, और डिवाइड बाय में टोटल नंबर 3 है। इक्वल टू में मीन कितना है इसका, क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा मीन जो है, मीन की वैल्यू 14 है, 14 दी हुई है, ठीक है। तो 14 आप रख लोगे इक्वल टू में, इक्वल टू में 14 रख दिया तो ये इक्वल टू में 14 आ गया, तो इक्वल टू में 14 है तो इसको रख के और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आ जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स को d और e मान लो, और d और e मानते इन दोनों टर्म्स को, d और e का सम जो है इक्वल टू 18 है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, उस क्वेश्चन ऐसा कह रहा है मीन जो है इन दोनों का d और e डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मीन आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 18 है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, ठीक है। आप फिर ऐसे ही करो, फिर इसकी वैल्यू भी 36 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 3 नंबरों का, अगर हमने 3 नंबर देखे तो 3 नंबरों का जो सम आया 42 आया, 2 नंबरों का सम जो आया 36 आया, तो टोटल 5 नंबरों का, यानी ABCDE, टोटल अगर मैं पांचों नंबर ले लूं तो पांचों नंबर ABCDE, पांचों नंबर ले लिए मैंने, पांचों जब नंबर लिए तो पांचों नंबर में 3 नंबर के लिए तो ये 42 और 2 नंबरों के लिए ये है, तो दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 78। टोटल नंबर कितने हैं, 5 है भाई, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला आता है 8th क्वेश्चन। अब ये आ गया भाई क्लास इंटरवल वाला। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है था, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको एफ की वैल्यू निकालनी है इफ अर्थमेटिक मीन इज 35। बहुत सिंपल है, 35 है अर्थमेटिक मीन। हम ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे और इसी नंबर को एज्यूम करेंगे, यहाँ के एम को ही एज्यूम करेंगे, इससे जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा, क्लास इंटरवल के बाद हमने क्या लिख दिया, क्लास इंटरवल के बाद जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है वो लिख दी, ठीक है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, मिड वैल्यू आ गई, ठीक है। अब डी निकालने के लिए हम एम माइनस में से कोई नंबर एज्यूम करेंगे। नंबर क्या एज्यूम करेंगे, ये वाला नंबर एज्यूम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स के सामने जो नंबर होगा उसी को एज्यूम करते हैं, वो आसान होता है। तो ये आ गया और ये जीरो आ गया। अब एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 540 आ गया। अब -540 आ गया तो हमने क्या किया, 45 जो एज्यूम किया था वो यहाँ पे रख लिया। 45 जो वैल्यू मैंने एज्यूम किया वो यहाँ रख ली, ठीक है। और -540 यहाँ लिख दी, डिवाइड बाय में 46। इसका जब टोटल करेंगे सिग्मा एफ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड में ले लिया। अब प्लस का 45 35 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 के पास माइनस हो जाएगा और ये बेचारा अकेला बच गया। अब इसके पास देखा तो यहाँ 10 बच गया। इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या है, 10 आया। और 10 यहाँ पे ये है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी ये। और इसमें से क्या करेंगे, माइनस का 460 यहाँ भेज देंगे तो ये आपका प्लस का 460 हो जाएगा। -10x बच गया। इसमें से माइनस किया तो -80 आ गया और ये माइनस का 10 डिवाइड में चला गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ पे जाके हमारा ये मिसिंग वाला ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। नो डाउट ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बहुत सिंपल, एक तो सिंपल होता है, एक वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन में दो चीज़ देखी जाती है। एक देखा जाता है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू 2, 4, 8, 16 और 32 है, ऐसे नंबर होंगे तब तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो शॉर्टकट वाला। और अगर इसके अलावा या इसमें भी सब में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये वाला तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें एंटी लॉग लग रहा है। एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर चाहिए और कैलकुलेटर की ट्रिक जो है वो मैं इसमें नहीं सिखा सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी यही आते हैं, ज़्यादातर यही एग्जाम में आएंगे। ये बहुत कम चांसेस है, ये आता ही नहीं है, ना के बराबर है, नहीं देते ये एग्जाम में। पता है उनको लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, एन अंडर रूट में अगर ऐसी वैल्यू दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए बी सी इंटू डी, जितनी वैल्यू सारी लिखते जाओ, जितनी वैल्यू होगी उसको एन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में, कंटिन्यूस सीरीज में होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अभी हमें देखना नहीं है तो छोड़ देंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन जो करेंगे वो भी हमारा एंटी लोगो वाला होगा, तो ये भी हमें स्किप कर देंगे, ठीक है। तो हमें समझना नहीं है, बस देखना फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे हमारा चलता है फाइंड दी टू नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। अगर मान लो अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 है। अगर मान लो लेट दी टू नंबर, हाँ आपने दो नंबर लेट किए, वो क्या किए, एक्स एंड वाई। दो नंबर लेट किए एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई दोनों का सम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अर्थमेटिक मीन कितना, 10 है, तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसको अंडर रूट में रख देते हैं और अंडर रूट जितनी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक्स वाई। और अंडर रूट जब यहाँ पे जाएगा, इसकी वैल्यू 8 है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है। क्वेश्चन में मेंशन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 है। तो ज्योमेट्रिक मीन जब 8 दिया हुआ है तो बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट यहाँ पे चला जाएगा। अंडर रूट को अगर हम यहाँ पे भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर 64 हो गया और 64 के डिवाइड में वाई चला जाएगा, ठीक है। तो वाई चला गया तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले में पुट कर दो। तो फर्स्ट वाले में जैसे कि हम इक्वेशन में करते थे, पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी और इसको इससे क्रॉस ये इक्वल टू में है, इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि इक्वेशन में करते थे। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 4 और 16 आ गई। तो आप दोनों आंसर ले सकते हो, एक x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4, या y की वैल्यू 16 x की वैल्यू 4 ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, ये देखिए दोनों रिवर्स कर सकते हो।
आगे देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो है, दूसरा पार्ट देख, ज्योमेट्रिक मीन फॉलोइंग नंबर्स का निकालना। तो बहुत सिंपल है, 4 नंबरों को लिखो और 4 नंबर का ऊपर 4 लिख दो और 4 बार इसको प्रेस करो, अंडर रूट 2 बार प्रेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर से करोगे 10 आ जाएगा। चलिए, अब ये होने के बाद करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट है ये, कनेक्ट नहीं है, करेक्ट कर देना भाई, इसको करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन कर लेना, ठीक है। ये है करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में करेक्ट ए बी सी, ठीक है। तो करेक्ट ए बी सी निकालने का तरीका ये होता है कि ए बी सी या डी जो भी नंबर है उनको रॉन्ग आइटम से डिवाइड करो और सही आइटम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस यही फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 15 इफ बाय मिस्टेक वन फिगर इज टेकन एज 5 इंस्टेड ऑफ 3। यानी गलती से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती से हमने 5 नंबर ले लिया, लेना चाहिए था 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो हमारा सही नंबर है, 3 नंबर सही है और ये वाला गलत है। तो गलत नंबर हमने 5 ले लिया है, सही नंबर 3 था वैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले ज्योमेट्रिक मीन में ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, अंडर रूट 2 ए बी इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन 15 दिया हुआ है, तो 15 रख लिया हमने। 15 है तो इसका अंडर रूट का यहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और जैसे 225 होगा तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी को हम रॉन्ग आइटम से डिवाइड करते हैं, करेक्ट आइटम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 135। अब 135 का अंडर रूट, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जो ए बी की वैल्यू आई है उसका अंडर रूट कर दो, ये आ गई वैल्यू, क्योंकि अंडर रूट इसलिए करेंगे 2 नंबर है, तो यहाँ पे जाके ये आंसर आ जाता है। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये 4 नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमारा हार्मोनिक मीन स्टार्ट होता है। नो डाउट हार्मोनिक मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लेना, वरना छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। एग्जाम में बाई चांस ही आता है, वरना इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग स्टार्ट करने वाले पोजिशनल एवरेज के बारे में। पोजिशनल एवरेज क्या होती है, देखिए, पोजिशनल एवरेज में आपने मैथमेटिकल एवरेज कंप्लीट कर लिया, जहां हमने सीखा था मीन, मोड, मीन के बारे में। मीन कई तरह की होती थी। अर्थमेटिक मीन में सिंपल वेट अर्थमेटिक मीन था और वेटेड अर्थमेटिक मीन था। फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बताया था, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। वो सारे आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आपको बुक से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कर लीजिए, इनफ है आपके लिए। अब सेंट्रल टेंडेंसी की 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल हम कर चुके हैं, पोजिशनल एवरेज की बात की जाए तो पोजिशनल एवरेज में हमारा कवर किया जाता है एक तो मीडियन और दूसरा मोड। मीडियन में समझते हैं, मीडियन आपकी 3 सीरीज में देखी जाएगी, एक तो इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस सीरीज। तीनों में कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे कोई मेथड्स नहीं होते, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डिवीजन कोई मेथड्स नहीं होंगे, सिंगल मेथड होगा। इंडिविजुअल सीरीज में थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2 फॉर्मूले बनते हैं। चलिए समझते हैं इंडिविजुअल सीरीज को। पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम पोजिशनल एवरेज निकालने वाले हैं। तो मीडियन इज अ पोजिशनल नंबर बाय गेटिंग फॉर्मूला। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जिसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स देखने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है आपको n की वैल्यू देखनी है। n ओड है या इवन है, दोनों में से एक देखना होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 4 स्टेप को फॉलो करना होगा, 4 स्टेप्स होंगे, इनको फॉलो करना। पहले सीरीज को अरेंज करो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा, आपको सीरीज को अरेंज करना, ठीक है, कर लिया। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना, ओड है या इवन है, कर लिया। इनकेस अगर वो ओड होता है, इफ ओड नंबर, तो उस केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आइटम, ये होगा। और अगर इवन है तो इवन वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइज ऑफ n बाय 2 प्लस में ब्रैकेट में n प्लस बाय 2 प्लस में 1
ब्रैकेट क्लोज आइटम डिवाइड बाय में 2 कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, ये ध्यान रखना है। बस ये इतना काम कर लेना ओड और इवन में। जैसे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उससे जो वैल्यू आने वाली है, बात की बात है, फॉर्मूले से आएगी पोजिशनल वैल्यू। अब वो पोजिशनल वैल्यू एक्स सीरीज में कौन से नंबर पे होगा? वी गेट पोजिशनल वैल्यू दैट विल बी टेकन फ्रॉम एक्स सीरीज। एक्स सीरीज में देखना किस पोजीशन पे, दूसरे नंबर पे वो वैल्यू है, तीसरे नंबर पे वैल्यू है, जिस नंबर पे वो वैल्यू होगी वही आपकी मीडियन कहलाएगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबरों को पहले तो काम क्या करना होगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। कर लिया जी। 5 नंबर है, यानी n की वैल्यू 5 है, दैट इज ओड नंबर। ओड की केस में हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय में टू आइटम। n की वैल्यू 5 है, 5 + 1 कर देंगे। जैसे n+5 1 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए तो थर्ड आ जाएगा, थर्ड आइटम। यानी थर्ड नंबर में वैल्यू क्या है, चलिए ऊपर चलते हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वन इज थर्ड, ये थर्ड नंबर है। यानी तीसरी पोजीशन पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1200 रुपये आ रही है, तो हमारी मीडियन वैल्यू भी 1200 ही होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो सराफा से थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई, बड़े कंजूस आदमी हो, मक्खी चूस आदमी हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगले वेज एग्जाम्पल में, इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास टोटल नंबर जो दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं वो 6 है, दैट इज इवन नंबर। जैसे ही हमें n की वैल्यू 6 मिल गई, हमने इस नंबर को अरेंज करना स्टार्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। कर दिया, पहला काम तो यही है। फिर n की वैल्यू देखनी है, सेकंड काम ये है, और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। चलिए अब n की वैल्यू 6 है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो था, ठीक है। साइज ऑफ n/2 n प्लस में n/2 प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2 आता है बच्चे, वो मैं करना भूल गया, तो आप लिख लेना डिवाइड बाय 2। 6/2, 6+2, तो 6/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा थर्ड नंबर, और ये थर्ड तो है ही, प्लस में फोर्थ नंबर। तो थर्ड नंबर पे हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ प्लेस पे, तो थर्ड और फोर्थ प्लेस पे कौन से नंबर आ रहे हैं? थर्ड नंबर पे नो डाउट 95 आ रहा है, फोर्थ प्लेस पे 100 आ रहा है, तो 95 और 100 लिख देंगे। डिवाइड बाय 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए, इंडिविजुअल सीरीज को कंप्लीट किया। अब हमारा काम है डिस्क्रीट सीरीज को कंप्लीट करना। डिस्क्रीट सीरीज नो डाउट बहुत इजी होता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ मार्क्स दिए गए हैं और साथ के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। हमने इस डेटा को एक्स और एफ की सीरीज में लिख लिया क्योंकि हमें पता है ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज के कुछ स्टेप्स अलग होंगे। पहले स्टेप्स को समझते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय में टूथ आइटम। स्टेप 1 क्या करना है, कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, दैट इज CF। इसको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को 1 by 1 ऐड करते जाते हैं, देखेंगे आगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मीडियन की वैल्यू निकालनी है। मीडियन की वैल्यू जो निकालनी है इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप पोजीशन निकाल लोगे और वो पोजीशन को चेक करोगे CF से। CF में वो नंबर देखोगे और उस नंबर की सीध में जो नंबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होगा X सीरीज में, वही आपका मीडियन होगा। चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास XF ये सब आ गया। साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय में टूथ आइटम, ये आ गया 49/2, ठीक है, 49/2 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई किया, डिवाइड किया तो 24/0.5 आ गया। अब हमें देखना है ये 24.5, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, वो नंबर CF में से देखना है और CF पहले निकालना पड़ेगा। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। F को 1 by 1 ऐड करते गए, 3 नंबर आ गया। देखिए यहाँ पे 3 नंबर है,
3 में 12 प्लस करेंगे 15, 15 में 18 प्लस करेंगे 13, 13 में 12 प्लस करेंगे 45, 45 में 3 प्लस करेंगे 48 हो जाएगा। 1 बाय 1 ऐड करता चला गया। और 24.5 जो नंबर है वो 33 नंबर के अंदर आ रहा है, तो इसकी सीध में जो नंबर होगा 12, यही हमारा मीडियन होगा। तो यही हमारा मीडियन आने वाला है। गॉट इट माय पॉइंट? डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट सीरीज जो आती है वो आती है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए पहले एम टर्म निकालना पड़ता है। पहले क्या निकालना पड़ता है? एम टर्म निकालना पड़ता है। ये टर्म है, एम टर्म निकालना पड़ता है। एम टर्म के लिए n बाय 2 आइटम कर देंगे। फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n बाय 2 ब्रैकेट में n बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय में f इंटू में i। ये f जो होता है ना, सारा खेल इसी का ही होता है। ये f जो निकलता है ये m टर्म से निकलता है। m टर्म का मतलब होता है मिडल फ्रीक्वेंसी की टर्म। इस n बाय 2 से हम मिडल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं? n का मतलब होता है सिग्मा एफ यानी f का टोटल कर दो। आगे करते हैं, वी गेट द मिडल फ्रीक्वेंसी द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ सी एफ। ये जो m टर्म होता है इससे हम मिडल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इससे कौन क्या निकालते हैं? मिडल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग से होता है। चलिए देखते हैं। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ f। f निकल गया, समझ लो कि सब निकल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये f के बारे में कहा गया है, ठीक है। f का मतलब होता है वी गेट द मिडल फ्रीक्वेंसी द कॉरस्पॉन्डिंग सी एफ। सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग में देखेंगे, जो पोजीशन निकलेगा ना वो सी एफ में से देखा जाएगा, और सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग में जो मिडल टर्म पड़ा होगा उसको उठा लेना फ्रीक्वेंसी को, उसी के सीध में लोअर लिमिट होगा। और गैप देख लेना क्लास इंटरवल का। एफ का मतलब मिडल फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या होता है? सी एफ जो होता है वो जस्ट अबव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा सी एफ, वही सी एफ लिया जाएगा यहाँ पे। चलिए अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास डेटा दी हुई है, सिंपल सी डेटा है। इस डेटा को मैंने लिख दिया सी आई एफ, ठीक है। और सी एफ निकालना तो बहुत जरूरी है मीडियन निकालने के लिए, तो एफ मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो सी एफ निकल गया, एफ भी आ गया, सी एफ भी आ गया। अब एम एट टर्म निकालेंगे एम फॉर्मूले से, तो 14th नंबर आएगा। 14th प्लेस कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर ये, तो 40 नंबर यहाँ पे है सी एफ के अंदर। सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग में एफ देखें, सी एफ के कॉरस्पॉन्डिंग में जो एफ है वही लेते हैं हम लोग, वही हमारी मिडल फ्रीक्वेंसी होगी। उसके रिस्पेक्ट में लोअर लिमिट दिया हुआ 20 ले लिया। जस्ट इसके ऊपर जाओगे ना, इसके ऊपर सीध में जो सी एफ होगा वही वैल्यू सी एफ की वैल्यू कहलाती है, वही सी एफ होता है। फिर आई गैप 10 है, हमने क्या किया? फॉर्मूला पुट कर दिया, बिल्कुल सही है। n बाय 2 ये माइनस 40 माइनस 18 22 को हमने डिवाइड किया। 22 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये इस क्वेश्चन जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या कहती है जरा ध्यान दीजिएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीडियन इज 35 एंड nth टर्म इज 170। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन में एक तो यहाँ मिसिंग है देखिए, और एक यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको x और y मान लेते हैं। तो क्लियर है, इसको x और y मान लिया हमने,
और हमने इसको ऐसे लिख दिया जैसे हम लोग लिखते थे एक्स और एफ सीरीज को। सी एफ निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है मीडियन में, तो 1/1 ऐड करेंगे। 10 में 20 ऐड किया 30, 30 में एक्स किया 30 प्लस एक्स, 40 किया तो ये आ गया, फिर ये किया तो ये आ गया, फिर ये किया तो ये आ गया, और फिर फाइनली आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन में एन की वैल्यू 170 है और मीडियन भी दिया हुआ 35 है। अगर 35 मीडियन है तो मीडियन इस वैल्यू के बीच में आ रहा है। अगर क्लास इंटरवल से देखा जाए तो क्लास इंटरवल में ही रेंज देख लो, 35 कहाँ आता है, 30 से लेके 40 के बीच में। क्लास इंटरवल देख लेंगे वहीं पे आएगा। चलिए हमें मीडियन तो पता चल गया, मिडल टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। मिडल टर्म जो है मीडियन जो है वो 35 है। 35 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी एफ कहलाएगी। ये रही 40 और ये रहा लोअर लिमिट, क्योंकि 35 फिर हमारा मीडियन है तो 35 30 और 40 के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है। तो इसकी सीध में आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, इसी के सीध में सी एफ होगा ऊपर जस्ट अबव। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, मीडियन की वैल्यू 35 है, एन की वैल्यू जो है 170 है, लेकिन 170 के साथ साथ ये वैल्यू भी आ रही है। ये इक्वेशन की फॉर्म में वैल्यू जो आई है ये एन के बराबर होती है, क्योंकि ये टोटल भी एन का ही, एन का टोटल भी इतना ही होता है। तो ये हमने रख दिया एक्स प्लस वाई 60 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। और ये करने के बाद हम लोग एल जानते 30 है हमारा, ठीक है, एल 30 है, मीडियन 35 है। 170 आया था आपका एफ, एन की वैल्यू दी हुई थी तो हमने काट दिया इसको, 85 आ गया। 85 माइनस 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स जो है ये सी एफ है। सी एफ देखिए ये रहा, जस्ट इसके अबव वाला सी एफ होता है, ये रहा, ठीक है, ले लिया हमने। अब इनटू में 10 और एफ की वैल्यू तो हमने निकाली थी 40 और ये ले लिया, और जैसे इसको डिवाइड किया प्लस माइनस किया तो ये हमारा लास्ट की वैल्यू 35 आ गई। अब इस 35 को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 25, y की वैल्यू भी आ जाएगी 25 और x की वैल्यू 35। अब एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा शॉर्टकट, अगर मान लो तीनों चीज कह दे, मोड मीडियन और मीन, तो आप कोई भी दो चीज निकाल लेना, तीसरी निकालने के लिए इक्वेशन का फॉर्म को यूज करना। मोड हमेशा बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन के, ठीक है। इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन इतना दिया हुआ है, मोड इतना दिया हुआ है, मीडियन निकालना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ मोड रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया मैंने, यहाँ पे मोड रख दिया, यहाँ पे मीन रख दिया, और ये किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको मीडियन कंप्लीट हो गया होगा। तो मीडियन यहाँ पे खत्म होता है। मोड की बात की जाए तो मोड बहुत सिंपल है। मोड निकालने का तरीका ये है, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालते वक्त क्या करते हैं, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है इंडिविजुअल सीरीज में, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वही मोड होता है। डिस्क्रीट सीरीज में बहुत आसान है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक्स सीरीज से वैल्यू जो निकलेगी वही कहलाएगी मोड। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, तो इंडिविजुअल सीरीज में एक नंबर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपको वो 20, देखिए 1 2 और 3 बार रिपीट हुआ तो मोड 20 आ जाएगा। चलिए अब डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है, तो सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 है, तो 20 के रिस्पेक्ट में जो एक्स की वैल्यू है वही हमारी क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। चलिए कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला अलग होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 हो जाएगा, माइनस में F2 हो जाएगा, इनटू में आई। F1 का मतलब बहुत सिंपल सा है यहाँ पे, कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट F, और उसके ऊपर जो होता है वो F1 होता, F जस्ट अबव जो होता है वो, जस्ट अबव जो होता है वो F0 होता है। F0 जो होता है जस्ट अबव F1,
और F2 जो होता है वो जस्ट बिलो F1, F1 के नीचे वाला F2 होता है, F1 के ऊपर वाला F0 होता है, और L का मतलब तो लोअर लिमिट होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने ये ले लिया। सबसे बड़ा नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सर 30 आ रहा है। तो F1 31, तो F0 15 और F2 18। तो ये हमने लिख दिया, लोअर लिमिट 30, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ये वाला। तो इस फॉर्मूले में हमने F1 की वैल्यू 30 आई है, 30 रख दो, और F0 की वैल्यू 15 है, 15 रख दो, और ये फिर इसके बाद F1 की वैल्यू 30, F0 की वैल्यू 15 और F2 की वैल्यू 18 है। तो ये डाल दिया, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके बाद इसको इसमें से माइनस किया, 60 में से 33 27 आ गया, और 150 को 27 से डिवाइड करेंगे, या डायरेक्ट डिवाइड कर दो या तो 3 के टेबल से भी डिवाइड करो, ये आ जाएगा, और इसको पूरा करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मीन, मीडियन और मोड मेरा ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझा होगा आपने ये वीडियो को। आप चाहो तो पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब हम लोग मैथमेटिक्स थोड़ा कर लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आएगा, आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्पर्जन की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग समझते हैं डिस्पर्जन क्या होता है, क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्पर्जन में दो मेजर्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर्स होता है और दूसरा जो होता है वो होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट को ही जब हम एब्सोल्यूट के कोफिशिएंट्स निकालते हैं तो उसको हम रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। मीन्स एब्सोल्यूट मेजर्स निकालो, उसका कोफिशिएंट जो होता है वही रिलेटिव मेजर्स होता है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट मेजर्स की, तो एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है रेंज, क्वार्टिल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इन्हीं सब के कोफिशिएंट निकाल दो तो वो सारे के सारे रिलेटिव मेजर्स हो जाते हैं। वेरिएंस का कोफिशिएंट कोवेरिएंस होता है बस। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग रेंज समझते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर दो, जो आपके पास सीरीज दी होगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो माइनस में क्या है वही प्लस करके डिवाइड कर दो। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका क्वार्टिल डेविएशन। क्वार्टिल डेविएशन निकालने के लिए बहुत सिंपल है, Q3 माइनस में से Q1 कर दो। अब ये क्वार्टिल क्या होता है बाद में समझेंगे। फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय में 2, और Q3 माइनस Q1 और डिवाइड बाय में Q3 प्लस Q1 कर दो तो कोफिशिएंट निकल जाता है इसका। इसमें दो क्वार्टिल होते हैं, एक थर्ड और एक फर्स्ट क्वार्टिल। क्या होता है बाद में समझेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा Q1 आता है। अगर Q1 कैलकुलेट करना हो तो ये तरीका होता है। चलिए बाद में देख लेते हैं, क्वार्टिल का एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझा दूंगा। मीन डेविएशन थर्ड जो आता है। मीन डेविएशन निकालने के तीन तरीके होते हैं, या तो अर्थमेटिक मीन की हेल्प से निकाल लो, या तो मीडियन की हेल्प से निकाल लो, या तो मोड की हेल्प से निकाल लो। मोड को जेड से डिनोट करते हैं। मीन डेविएशन मीन की हेल्प से निकालोगे तो इंडिविजुअल सीरीज में एक सीरीज दी होगी जिसमें एक्स वाले नंबर दिए होंगे, एक्स सीरीज में सारे नंबर दिए होंगे। उन सारे नंबरों में से मीन को माइनस करो और मॉडुलस करके और उसकी जो वैल्यू आएगी उसका सम कर दो। ऐसे मीडियन माइनस करो, पहले वाले में मीन, अगर मीडियन की हेल्प से निकाले तो मीडियन, और मोड की हेल्प से तो मोड, माइनस करके उसका टोटल करके डिवाइड बाय एन कर दो। ये इंडिविजुअल सीरीज में किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस करना क्या है, इनटू में आपको एफ कर देना है, मल्टीप्लाई में एफ कर देना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मीन डेविएशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो तो क्या करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए कुछ नहीं, मीन डेविएशन मीन की हेल्प से निकाला तो मीन से डिवाइड कर दो, और अगर मीडियन की हेल्प से निकाला तो मीडियन से, और मोड की हेल्प से तो मोड से डिवाइड कर दो, बस आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे शो करते हैं, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में निकालने की पहले तो बात होती है, तीन मेथड्स होते हैं।
तो आपको दो ही मेथड देखें, एक्चुअल मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड नहीं आता इसमें, यूज़ नहीं करेंगे, क्रॉस लगा दो। तो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला होगा सिग्मा अंडर रूट में सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स सीरीज में से मीन को माइनस कर दो, 1/1 माइनस करते जाओ, आ जाएगा। और इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड में बहुत सिंपल होता है, सिग्मा डी स्क्वायर का अपॉन में एन और माइनस में ब्रैकेट में सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। डी निकालना बहुत इजी होता है, एक्स वाले नंबर में से, ये एक्स होता है, एक्स वाले में से एक नंबर एज्यूम करके माइनस कर दो, ठीक है, तो डी निकल जाता है, जैसे हम पहले निकालते हैं डेविएशन। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। स्टेप डिवीजन में क्या करना है, डी डैश निकालना है, सब कुछ वही रहेगा, शॉर्टकट मेथड की तरह ही रहेगा, डी डैश निकाल के और इनटू में एच कर देना। डी डैश निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको डी जो दिया गया होगा उसको एच से डिवाइड करना होता है। एच का मतलब होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल। डी तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब जो होता है, एन का मतलब होता है सिग्मा, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ इस वाली सीरीज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। को वेरिएंस निकालने का तरीका ये होता है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी निकाला है उसका बस स्क्वायर कर दो, ये सिंबल दिया हुआ है, सिंबल का स्क्वायर कर रखा है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन लो और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से डिवाइड कर दो, मीन से डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो, ठीक है, ये कोवेरिएंस निकल जाएगा। एडवांस फॉर्मूला देख लो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का हम पहले कर चुके हैं, n1 मीन 1, n2 मीन 2, n3 मीन 3 और डिवाइड बाय में n1 n2 n3 कर देना प्लस करके। मेन होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि हम ऐसे निकालते हैं, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दो स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, उनको कंबाइन करना है। तो जितने भी नंबर्स हैं उसको बाहर ले लो आप, n1 ले लो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर कर दो और डेविएशन जो होगा उसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, फिर प्लस में n2 करो, स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और डेविएशन का स्क्वायर करके प्लस कर दो और डिवाइड बाय n1 n2 करके अंडर रूट लगा दो, ठीक है, ये आ जाएगा। करेक्ट अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, देखना हो तो उस वाली वीडियो में देख लेना, फर्स्ट वाली में बता रखा है। लेट डिस्कस अबाउट क्वार्टिल। अब हम आते हैं क्वार्टिल पे। सबसे मेन होता है क्वार्टिल निकालना। देखो बच्चों, क्वार्टिल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, क्वार्टिल होता है क्या है, क्वार्टिल का मतलब होता है 1/4 वैल्यू। जैसे एक सीरीज है, उस सीरीज में जैसे 10 नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर के बीच का नंबर क्या होता है, यानी 5वां नंबर जो होगा मिड में आता है, और 5 और 1 के बीच में स्टार्टिंग में एक मिड आता है, और 5 और 9 के बीच में एक मिड आता है। तो 5 और 1 के बीच में जो मिड वैल्यू होगी जैसे कि 3, और 5 और 9 के मिड में जो वैल्यू होगी जैसे कि 7, तो इसे क्वार्टिल 1 और क्वार्टिल 3 कहते हैं। और जो बीच की वैल्यू होता है Q2, उसको मीडियन भी कहते हैं, उसी को हम मीडियन कहते हैं। Q2 मीडियन के नाम से जाना जाता है, और Q2 से पहले जो मिड की वैल्यू आएगी, बीच की वैल्यू, बीच से बीच की वैल्यू Q3 और Q1 कहलाती है। चलिए अब हम समझते हैं इसको और ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको क्वार्टिल 1 निकालना हो, चाहे क्वार्टिल 3 निकालना हो, थर्ड क्वार्टिल या फर्स्ट क्वार्टिल निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आप 1 और 3 को K मान लो, 1 और 3 को आप K मान सकते हो, K से नोट कर दोगे और एक ही फॉर्मूला दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, KN+1 डिवाइड बाय 4th आइटम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब K का मतलब यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, जो भी कहेगा वो रख लेना आप। चलिए, ये तो था आपका इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दोनों में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होता है। बाकी स्टेप्स बिल्कुल मीडियन की तरह फॉलो किए जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर CF से लिया जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, 10 20 30 40 50 60। Q1 निकालना था, साइज ऑफ
के की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, के की जगह क्या रख दिया 1, n+1 जो भी है, ठीक है। यह आपका गया 7/4। 7/4 को जब डिवाइड किया 1.75 आ गया। सर इधर तो कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई बात नहीं, इसको अलग कर दो, ये 1 अलग कर दो और 0.75 अलग कर दो। ये कहना ये चाह रहा है पहले नंबर की वैल्यू और दूसरे और पहले नंबर की वैल्यू का 75%। तो कुछ नहीं करना आपको, जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू दी गई हो तो आप सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके उसका जितनी वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो कोई से भी नंबर पे आए। जैसे मान लो 3.75 है तो थर्ड नंबर अलग कर देंगे और 0.75 को थर्ड फोर्थ माइनस में से थर्ड कर देंगे, एक वैल्यू ज़्यादा थे माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करते हैं इसमें भी, देखिए ये आ गया आंसर 17.5 आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग 17.5 आ गया। अब Q3 निकालेंगे, Q3 में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ और ये करने के बाद हमारा 52.5 आ जाएगा। कंटिन्यूस सीरीज एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज में आपका क्योंकि टर्म्स निकलेगा, टर्म्स निकालेंगे। टर्म्स निकालने का फॉर्मूला n/4 होता है, प्लस नहीं करते, पहले टर्म्स निकालते हैं। टर्म का मतलब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल के देता है, जिस प्लेस पे फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे, L + KN/4 डिवाइड माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में I, ये फॉर्मूला बन जाता है। बाकी ये सब तो जानते हो। CF क्या होता है, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आप क्वार्टल टर्म निकाल रहे हो, ठीक है। के का जो क्वार्टल टर्म निकालते हो, CF जो होता है जस्ट अबव F के ऊपर, जो सामने कॉरस्पॉन्डिंग F होता है उसके ऊपर वाला CF, और गैप ऑफ क्लास इंटरवल को I कहते हैं। L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ F, जो F निकालोगे ना उसी का लोअर लिमिट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये आपका कंटिन्यूस सीरीज है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके पास सीरीज थी और ये इसकी वैल्यूज थी, ये हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के, तो क्यू टर्म्स निकाल लेते हैं। 22.75 आ गया, यानी इसका मतलब ये है 22.75 जिस CF के अंदर है यानी 45 के अंदर है, तो इसके सीध में जो F होगा वही ले लेंगे। ये F हो गया और ये L हो गया 20, और इसके जस्ट ऊपर सामने जो CF है ये ले लेंगे CF। तो ये हमने वैल्यू ले ली और इसी के साथ इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 21.10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका टर्म्स निकाले, 68.25 आ गया। अब 68.5 किस में है सर, 68.5 जो 75 में है, 75 के सीध में जो होगा वही F होगा यानी 30, और 30 के जस्ट अबव 45, ये आपका F आ गया। और L तो आ गया 30, L जो है वो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको फॉर्मूले को पुट कर देंगे और आपका आंसर फिर लास्ट में जाके Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37.75 आ जाएगा। अब क्वार्टल डिवीजन निकालने का Q3 माइनस Q1 होता है, इसको माइनस किया और ये हमारे पास 8.325 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन दो क्वेश्चनों को कर लेते हैं, या ये दो क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सिंपल सी डिस्क्रीट सीरीज है और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ ही आप खुद करिए, ठीक है। अगर डाउट हो तो पूछिए, इसका सॉल्यूशन है अच्छे से दिया हुआ है, इसको कर लीजिए। और ये आपका PYQ है। चलिए इस PYQ को हम समझते हैं अच्छे से, कैसे समझे, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे। कोरिलेशन के ऊपर वीडियो लिया हो तो रिग्रेशन तो नहीं हो पाया, कोरिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और आते हैं, बहुत सिंपल है, कार्ल पियर्सन मेथड से क्वेश्चन आएगा या रैंक, सिंपल रैंक का आएगा, ठीक है। तो जो रिपीटेड रैंक है वो नहीं आता। चलिए देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। इट शोज रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अगर हम कहें दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है तो उसे हम कोरिलेशन कहते हैं। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स कि हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे चलते हैं, सब कुछ एक जैसा करते हैं, पॉजिटिव है। हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दैट इज नेगेटिव। चलिए अगर हम मेजर करें तो तीन मेथड्स होते हैं कोरिलेशन के, क्या होता है स्कैटर डायग्राम, तो आपको ये नहीं पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं आता, ठीक है।
कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये जानते हैं। कार्ल पियर्सन जो थे उन्होंने रैंक कोरिलेशन जब दिया तो डायरेक्ट मेथड बताया। डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला बनता है n इंटू में सिग्मा एक्स वाई इंटू में माइनस में सिग्मा सिग्मा एक्स और वाई हो जाएगा, सिग्मा वाई हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, n इंटू में ब्रैकेट में डाल के n इंटू में सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसी n इंटू में सिग्मा वाई स्क्वायर और माइनस में आप लोग सिग्मा वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सेम ऐसी शॉर्टकट मेथड में भी होगा। शॉर्टकट मेथड में x की जगह डी एक्स डी वाई आ जाएगा, सेम ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होना है, डी एक्स एंड डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड सेम ही है, डी एक्स डी वाई हो जाएगा। डी एक्स तो निकालना आता है, एक्स माइनस में से एक्स माइनस कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, उसको माइनस कर दो। और डी वाई निकालने के लिए आप क्या करो, वाई में से कोई भी नंबर वाई सीरीज में से एज्यूम कर दो, उसको माइनस कर दो। अर्थमेटिक मीन डेविएशन मेथड भी होता है। ये मेथड ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। ये सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अंडर रूट में स्मॉल एक्स का स्क्वायर इंटू में सिग्मा स्मॉल वाई का स्क्वायर होता है। तो स्मॉल एक्स जो आता है वो कैसे निकालते हैं, एक्स इंटू में एक्स सीरीज में से कोई भी मीन को माइनस करते हैं जब एक्स सीरीज में से, तो वो सिग्मा स्मॉल एक्स होता है। और स्मॉल वाई निकालने के लिए सेम वाई सीरीज में से वाई वाला मीन माइनस कर दो। चलिए अब आगे चलते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है कोरिलेशन निकालने के लिए आपके सामने दो सीरीज दी हुई है, एक्स और वाई, बहुत सिंपल सीरीज ली है। एक्स के कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, वाई के नंबर्स दिए हुए हैं। तो एक्स का मैंने डी एक्स निकाल लिया, डी वाई निकाल लिया, डी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, इसी डी एक्स का मैं क्या करता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और इस डी वाई का होल स्क्वायर कर देता हूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ डी एक्स डी वाई। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जा रही है। वैसे डी एक्स डी वाई तो जीरो हो गया, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा। डी एक्स और डी वाई के लिए 7 इंटू में 46 है, देखिए डी एक्स डी वाई, और माइनस 0 और फिर ये वैल्यू है, ठीक है। फिर हमने ये किया, अंडर रूट आ गया और फिर इसके बाद अंडर रूट से होल स्क्वायर करके ये बाहर निकाला और ये वैल्यू आ गई। चलिए आगे चलते हैं। फिर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक रैंक रिपीट हो रहे थे, सेम दो रैंक आ जाते हैं, और एक होता है रैंक रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो रैंक रिपीट नहीं होता वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है इग्नू में आने के, बट चांस आते ही नहीं है। और नॉट रिपीट के तो आज तक क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है। तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हो, आप इसको देख लो, ठीक है। इसका तो 1 माइनस में 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन की क्यूब माइनस एन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। डी निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, रैंक 1 में से रैंक 2 माइनस कर सकते हो, R1 माइनस R2, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन तब समझेंगे। प्राइस ऑफ टी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी, इसको एक को एक्स सीरीज मान लो, एक को वाई, और रैंक दे दो। सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक देना 5, फिर उससे छोटी 4, फिर 5, सबसे बड़ी वैल्यू को 7 दे दिया, 7 रैंक दे रहे हैं। तो 7 रैंक जो दे, सॉरी फर्स्ट रैंक दे रहे हैं, फर्स्ट रैंक सबसे बड़ी वैल्यू को, फिर सेकंड रैंक दे रहे हैं उससे छोटी, फिर 3, फिर ऐसे करके हमने रैंक दे रखा है बड़ी वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे इसमें डी निकालने का फॉर्मूला होता है R1 माइनस में से R2। तो R1 माइनस R2 मैंने कर दिया और डी स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया। अब ये फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास, ये माइनस करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी कोरिलेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी, बिल्कुल छोटा सा कोरिलेशन का जो पहला क्वेश्चन कराया था, प्रैक्टिस कर लीजिए। रेफर करूँगा कि आप सभी ने सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन की वीडियो देखी और इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और यहाँ पर आपने ये सीखा होगा कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन निकालते हैं, कैसे डिस्पर्जन में हम मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे कैलकुलेट की। अब जो लास्ट ईयर 3 इयर्स में जितने भी PYQ आए हैं, उन सारे PYQ का हैंड रिटन जो फ़ॉन्ट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं, वो ये मैंने बना रखे हैं।
आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, सारे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेट 1 में, सेट ए का, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे भी हुए हैं आपको और बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किए गए हैं, बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है और व्हाट आर ओजाइव कर्व्स, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हैंड रिटन में है। ये फोर्थ का ए पार्ट जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये स्क्यूनेस का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मीडियन निकालना सीखा होगा, तो मीडियन जस्ट मीडियन निकालना होता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस स्क्यूनेस में यही होता है। और ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ लेने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझको टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, ठीक है, कि आपने सब्सक्राइब किया है। क्योंकि आप लोग पीडीएफ तो ले लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, हाँ लाइक कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ मैं पर्सनली टेलीग्राम पे आपको शेयर करूँगा, जो मुझे स्क्रीनशॉट देगा सब्सक्राइब का, ठीक है, और लाइक भी साथ के साथ। और अगर आपको जो ये PYQ में जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं पार्ट 2, मैं जस्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा, क्योंकि आफ्टरनून में आपका एग्ज़ाम है और ज़्यादा नहीं, मुझे 15 मिनट्स की वीडियो में ये पूरे दोनों तीनों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फिर आपको जैसे भी करना होगा आप कर लीजिएगा, अच्छे से समझा दूंगा मैं। बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा कि सर पार्ट 2 कर ले आइए, ठीक है। पार्ट 2 लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने कर रखी है, नो डाउट। आप मुझे पार्ट 2 लिखेंगे तो जस्ट मैं आपको वीडियो बना के फिर वो कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन हैं, बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं और इसको आप देख सकते हो यहाँ से। जिन बच्चों को अभी करना है वो कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको अगर यही पीडीएफ चाहिए तो 24-25 पेज का है ये पीडीएफ। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, सॉरी टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके भेजिए जो मैंने कहा है आपको, वो स्क्रीनशॉट देखूंगा मैं और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन, इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपको करना है तो यहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से देख के भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं। आपको इसके करने के बाद किसी आपको कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनफ है, इसका सॉल्यूशन इनफ है। मतलब आपको कहीं और दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना कर लीजिए। और आपको कोई बुक से नहीं पढ़ना, कोई 10 ईयर नहीं देखना, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, आपको बस यही लर्न करके जाना है और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन कन्फर्म है, 5 से ऊपर ही आएंगे। मे बी 7 to 8 क्वेश्चन तो फंसेंगे यहाँ से, कन्फर्म है, ठीक है। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी इतनी देर तक, इतने अच्छे से वीडियो को देखा, हाँ साथ के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।